बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सैमुअल बेकेट की बायोग्राफी। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल से उनकी लाइफ पर बात करेंगे, उनकी अर्ली लाइफ, एजुकेशन, लिटरेरी करियर, मेजर वर्क्स और उनकी राइटिंग स्टाइल पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट एक आयरिश नॉवलिस्ट थे, प्लेराइट थे और पोइट भी थे, जिन्होंने 20वीं सेंचुरी के लिटरेचर में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी थी। अगर देखा जाए तो आपका जो पूरा नाम है वो सैमुअल बार्कले बेकेट था। सैमुअल बेकेट एक मोस्ट फेमस राइटर थे जिनको वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम और हैप्पी डेज की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और उन्होंने 1969 के अंदर लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया। और उनका बचपन जो है वो आयरलैंड डबलिन के अंदर गुजरा, जिसने उन्हें एकेडमिक और स्कॉलर के रूप में शेप करने में हेल्प की। और बेकेट ने आयरलैंड और पेरिस में स्टीम्ड स्कूल के अंदर थोड़े अरसे के लिए टीचिंग्स भी की हैं। 1928 के अंदर सैमुअल बेकेट की मुलाकात जेम्स जॉयस से हुई। जेम्स जॉयस एक राइटर थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई जिसने उनकी राइटिंग पर गहरा असर डाला। बेकेट ने एज ए सेक्रेटरी उनके साथ काम किया, एज ए सेक्रेटरी उनके साथ रहे जब जॉयस कंपोज कर रहे थे फ्नेजन्स अवेक को। ये उनका मोस्ट फेमस वर्क है। इसने बड़े पैमाने पर लिखना स्टार्ट किया और बहुत सारे शॉर्ट एसेस और पोइट्री के कलेक्शंस को भी पब्लिश कराया। और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वो पेरिस चले गए। उन्होंने फ्रेंच रेजिस्टेंस में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी और अपनी पार्टनर के साथ उसके बाद फरार हो गए। और बेकेट की सबसे मोस्ट फेमस जो बुक है वेटिंग फॉर गोडो, यही वो बुक है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। इसे एक प्ले राइट और राइटर के तौर पर भी बयान किया इसकी वजह से। और उन्होंने जल्द ही अपने नॉवेल्स भी लिखना स्टार्ट कर दी और उनको पब्लिश भी कराया। पोइट्री कलेक्शंस भी लिखी, उनको भी पब्लिश कराया और प्लेस की पब्लिकेशन भी करना स्टार्ट कर दी। उनके काम का ज़्यादातर हिस्सा अगर देखा जाए तो 1950 से 1970s में कंपोज्ड और प्रीमियर्ड हुआ। हालांकि उसके बाद वो तकरीबन 20 साल तक जिंदा रहे थे। लेकिन बेकेट को 1969 में नोबेल प्राइज़ भी मिला और अपने करियर का बाकी हिस्सा उन्होंने स्पॉटलाइट से बाहर गुजार दिया। सैमुअल बेकेट और उनकी वाइफ को पेरिस के अंदर ही दफन किया गया था। अगर हम उनकी बर्थ की बात करें तो सैमुअल बेकेट की बर्थ 13 अप्रैल 1906 को फॉक्सरॉक्स आइलैंड डबलिन के अंदर हुई। और आपके फादर का नाम था विलियम फ्रैंक बेकेट, आपकी मदर का नाम था मैरिया जॉन्स रॉ और आपके भाई थे एक, उनका नाम था फ्रैंक एडवर्ड। और उन्होंने अर्ली एजुकेशन डबलिन के लोकल स्कूल से हासिल की थी, अल्फास्ट हाउस स्कूल। और आपने एजुकेशन हासिल की थी इंसिकलन से, पोर्टर रॉयल स्कूल से और आपने ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर भी एडमिशन ले लिया। और आप ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश की स्टडी किया करते थे। इसके बाद 1927 के अंदर बेकेट ने डबलिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस को स्टडी किया, जिनमें फ्रेंच और इटालियन भी शामिल थी। आपकी वाइफ का नाम सुज़ैना जॉर्जेट था और आपकी डेथ 22 दिसंबर 1989 को हुई। सैमुअल बेकेट ने अपने बचपन को बहुत इंजॉय किया और डबलिन के अंदर उनका एक बहुत ही खूबसूरत घर था जिसका नाम था कोल्ट्री नाग। और इस घर के अंदर वो रहे थे और उन्होंने उन लम्हात को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। उनको ऐसे स्कूल्स के अंदर भेजा गया जहाँ पर उनको लिटरेरी एबिलिटीज़ को बढ़ाने में हेल्प की गई। और इसने इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेजेस को भी स्टडी किया। और 1927 के अंदर ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन के वक्त तक वो एक एलाइट स्कॉलर के तौर पर भी जाने जाते थे। एक ऐसी रेपुटेशन जिसने उनको मज़ीद काम हासिल करने में भी हेल्प की थी। नवंबर 1928 के अंदर बेकेट को एक मोस्ट फेमस फ्रेंच स्कूल के अंदर जॉब मिल गई जिसका नाम था इकोले नॉर्मल सुपीरियर। इस स्कूल के अंदर एज अ लेक्चरार, इंग्लिश लेक्चरार के तौर पर उनको वहाँ पे जॉब मिली। और इस स्कूल में रहते हुए बेकेट ने राइटर जेम्स जॉयस से भी मुलाकात की और इसने जॉयस के साथ काफ़ी ज़्यादा काम भी किया, क्योंकि इस वक्त वो अपना एक मोस्ट फेमस नावल फिनेजन्स वेक पर काम कर रहे थे, इस पर रिसर्च कर रहे थे और बेकेट ने उनकी हेल्प भी की और उनके साथ काफ़ी टाइम भी गुजारा।
अगर हम उनके प्लेस की बात करें तो सैमुअल बेकेट के प्लेस जो थे वो थिएटर ऑफ द अब्सर्ड के जॉनरा से बिलोंग करते थे, जो डार्क ह्यूमर को हाईलाइट करते थे और अक्सर ऐसे मौज़ूआत पर फोकस करते थे जिनको आमतौर पर टैबू के तौर पर देखा जाता था। इस किस्म के प्लेस के थीम्स डार्कली फनी और मीनिंगलेस होते थे। आपके जो मोस्ट फेमस प्लेस थे उनके अंदर वेटिंग फॉर गोडो था, जिसको 1948 के अंदर पब्लिश करवाया गया था। और इसके अलावा आपका एक और प्ले था हैप्पी डेज, 1960s के अंदर इसको पब्लिश कराया गया था। और एक प्ले था एंड गेम, और इसको आपने 1957 के अंदर पब्लिश कराया। शुरुआत में सैमुअल बेकेट की राइटिंग्स को रिजेक्ट कर दिया जाता था और बहुत ज़्यादा नाकामी का सामना भी करना पड़ा। फिर भी वेटिंग फॉर गोडो एक ऐसा वर्क था उनका जिसने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली इसकी वजह से। और इसकी कामयाबी को देखने के बाद मज़ीद नॉवल भी पब्लिश होना स्टार्ट हो गए, और उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे जो उनकी कंपोजिशन के बाद पब्लिश नहीं हुए थे। और बेकेट का फर्स्ट नावल था जो उसने 1932 के अंदर लिखा था, जिसका नाम था ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वुमेन। ये पब्लिश हुआ था जब वो दुनिया से गुजर चुके थे। अगर हम उनकी पोइट्री की बात करें तो सैमुअल बेकेट अपनी पोइट्री की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे, स्पेशली कैस्केंडो और एक पोएम जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ देर पहले लिखी थी, जिसका उन्वान क्या था, व्हाट वुड आई डू विदाउट दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया के बगैर क्या करूँगा। उनकी पोइट्री पोइट्री नहीं थी, एक तरह से बहुत ही शॉर्ट स्टैंजास का यूज़ करते थे, सेक्शंस होते थे। और उनकी जो पोइट्री है उसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती थी, ट्रेडिशनल पैटर्न्स को वो फॉलो नहीं करते थे, बिल्कुल शॉर्ट स्टैंजास होते थे जिनके अपने ग्रामेटिकल रूल्स होते थे। तो अब हम देखते हैं उनकी राइटिंग स्टाइल को। तो अगर हम राइटिंग स्टाइल की बात करें तो बेकेट का जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही मिनिमलिस्ट स्टाइल था। इसकी करैक्टर्स के डायलॉग से आगे बढ़ता है, जिसमें उसके नॉवेल्स और ड्रामास के स्ट्रक्चर्स के साथ साथ थिएटर के एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करने के लिए उसके ड्रामों को स्टेज पर ज़िंदा किया जाता था और स्टेज पर उनको दिखाया जाता था। तो तो ये थी सैमुअल बेकेट की बायोग्राफ़ी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।